गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रेशों से वस्त्र तक। देखिए, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 और 2 में हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और जो पार्ट नंबर 3 होगा उसमें हम इसके बुक एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न जो है उनको हल करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या है इस लेसन में। रेशों से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, इसमें हम पढ़ेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु और ऊन तैयार करने की विधि। रेशम और रेशम कीट का जीवन चक्र या उससे रेशम प्राप्त करना, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास, जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस इकाई में हम जानेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे ऊन और रेशम को हम किस विधि से प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम पादप रेशे कहते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। पादप रेशे एंड जांतव रेशे। जांतव रेशे यानी कि जंतु रेशे। देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे, जैसे कि कपास के पौधों के बिनौलों से हमें रुई प्राप्त होती है। पटसन या जो सनई का पौधा होता है उसके तनों से हमें जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के जो रेशे होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे, इन सब को बनाने में। जबकि जो जूट के रेशे होते हैं उनसे रस्सी, बोरी, दरी, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हमने जांतव रेशे कहा, जैसे ऊन, रेशम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये प्रमुख जांतव रेशे यानी कि जंतु से बनने वाले रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ तथा याक के शरीर के बालों से, और जो रेशम के रेशे होते हैं वो एक रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर और गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि रेशम के जो धागों से जो जो रेशम के धागे होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, रेशमी वस्त्र बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु, चलिए देखते हैं ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु हैं। अभी तो हम ये जानते हैं, आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे कि जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त होती है, पर क्या भेड़ों से ही प्राप्त होती है? नहीं, और भी जानवरों से प्राप्त होती है। जैसे सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ अन्य जंतु, कौन से, याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इस ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरण दें, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें अंगोरा बकरी पाई जाती है, तो वहाँ अंगोरा बकरी के अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शॉलें बनाई जाती हैं। मतलब जिस क्षेत्र में जिस तरह का प्राणी पाया जाता है, जिस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो उनके बालों से वहाँ पर ऊन बनाई जाती है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पिका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, यहाँ चित्र दे रखे हैं। घने बालों वाले भेड़, ये तो एक नॉर्मल जो भेड़ है वो है, और ये आपका क्या है, याक। और ये आपका ऊंट, ठीक है। और ये दे रखी है लामा बकरी, ये बकरी, ये अंगोरा बकरी, और ये एल्पेका, ऐसी होती है एल्पेका, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब हम जानेंगे ऊन तैयार करने की विधि, कैसे ऊन को तैयार किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले, हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के जो रेशे होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर जो स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग उन ऊन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो त्वचा के जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ऊन को बनाने के लिए। भेड़ पालन और प्रजनन।
हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, यानी उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गड़रिये भेड़ों के झुंडों को पालते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं, वे घास और पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली ये सब भी खिलाते हैं। दरअसल इनको खिलाने पर ही डिपेंड करता है कि ये किस तरह के रेशे देंगे। जो रेशों की गुणवत्ता होगी वो उनके पोषण पर डिपेंड करती है। गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु, उचित देखभाल पर निर्भर करती है। ठीक है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी ही भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय नस्लों भेड़ों की नस्लें जिनसे हमें गुणवत्तापूर्वक ऊन प्राप्त होती है। नस्ल का नाम बाखरवाल, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है ऊनी शॉलों के लिए। रामपुर बुशायर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, इसे भूरे ऊन वाले कंबलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाली या नली, ये नस्ल का नाम है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मिलती है और इससे बनते हैं गलीचे। लोही, राजस्थान, पंजाब में मिलती है और इससे बनते हैं ऊनी वस्त्र। ठीक है। ऐसी मारवाड़ी है, जो मारवाड़ी जो नस्ल है वो गुजरात में पाई जाती है, ये मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए। और पाटनवाड़, ये भी गुजरात में पाई जाती है और ये हौजरी के लिए काम आती है। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। अब ये हमें पता लग गया कि भाई भेड़ के जो बाल होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनसे ऊन बनाई जाती है, पर ये इतना आसान नहीं है। भेड़ के रेशों से ऊन बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो अब हम उन प्रोसेस को देखेंगे कि सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई। चरण 1 में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, भेड़ों के बालों की कटाई की। जब पाली गई भेड़ शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है और ये प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है, यानी कि बालों को काट लिया। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि सर्दियों में इनके बाल ही होते हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्दियों से बचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल कटते हैं और कटवाने के बाद वो दोबारा आ जाते हैं। तो अब मन में ये जिज्ञासा उठती है कि भाई हम बाल कटवाते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन बालों को खींचते हैं तो दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी बताया कि हमारे बाल जो हैं वो मृत कोशिकाओं के, यानी डेड सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, जिनको काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन से जुड़े होते हैं, तो अगर हम उन्हें खींचते हैं तो वो हमारी जो जीवित कोशिका हैं वो उनसे जुड़े हैं, तो उन पर असर डालते हैं, इसलिए दर्द होता है। लेकिन अगर हम उन्हें काटते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मृत कोशिकाओं से मिलके बने हैं। अब देख लेते हैं चरण नंबर 2, अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या कहलाता है? कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, मिट्टी जो भी उसमें है वो सब साफ़ हो जाए, और ये ही क्रिया कहलाती है अभिमार्जन। ठीक है, पानी में डाल करके उनको जो धोना होता है वो कहलाती है अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन भी मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर आती है छटाई। तीसरा चरण आता है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई की जाती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई, हल्कापन, इन सब के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का ये काम हाथों से भी किया जाता है और मशीन की सहायता से भी किया जाता है। नंबर 4 चरण है हमारा कताई। कताई में क्या करते हैं? अभिमार्जन से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनको सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है।
इसके बाद 5वां चरण आता है रंगाई। जब कताई हो जाती है तो उसके बाद आता है रंगाई। भेड़ तथा बकरियों से जो प्राप्त हमें रेशे हुए काले, भूरे, सफ़ेद रंग के होते हैं। अधिकतर मतलब काले रंग के या भूरे रंग के इस तरह के होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कपड़े तो हम डिफरेंट टाइप के, जो हमारी जो स्वेटर्स के लिए ऊन होती है वो तो बहुत सारे कलर्स में होती हैं, तो वो रंगाई के बाद हमें मिलती हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। चरण नंबर 6, ऊनी धागा बनाना। अब देखिए, अब ऊनी धागा कैसे बनता है। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर्स की बुनाई वाली ऊन और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में प्रयोग किया जाता है। कुछ और भी जाने। देखिए, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जो ऊन उद्योग चल रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। परंतु जंतु रेशों की कटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग यानी कि सॉर्ट्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जो हमारा देश भारत है वो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद में तीसरा स्थान है हमारा विश्व में, भेड़ों की संख्याओं को देखते हुए। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन मिलती है। जो सबसे अच्छी ऊन मिलती है अगर गुणवत्ता के तौर पर देखा जाए तो जो न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ है उनसे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है।